साल था 1962, महीना नवंबर का। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी और हमले का सेंटर था नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, जिसे तब नेफा कहा करते थे। वहां से एक एक कर भारतीय पोस्ट खाली हो रही थी। चीनी सैनिक बोम्बिला तक पहुंच गए थे। इसके आगे थे असम के मैदान। तेजपुर शहर में अफरा तफरी मची थी। बैंकों से कैश निकाला जा रहा था, कुछ जगह जलाया भी गया। सरकारी फाइल्स फाड़ी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही दिनों में पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के हाथ से निकल जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ टूट चुकी थी। उन्होंने रेडियो पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, माई हार्ट गोस आउट टू द पीपल ऑफ असम। मेरे दिल में असम के लोगों के लिए दर्द है। इस एक लाइन ने असम में बचा कुचा भरोसा भी तोड़ दिया। लगा कि दिल्ली ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। स्टीवन विल्किंसन अपनी किताब आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस में बताते हैं कि इसी माहौल में दिल्ली में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सरकार को लगा कि अगर चीनी फौज और आगे बढ़ी तो बंगाल और असम में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी और देश का वो हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। तब सरकार ने इंडियन आर्मी को एक ऑर्डर दिया। आर्मी की ईस्टर्न कमांड को कहा गया कि वो एक सीक्रेट प्लान तैयार करें जिसका नाम था ऑपरेशन जूम। विल्किंसन बताते हैं कि ऑपरेशन जूम कोई मामूली मिलिट्री प्लान नहीं था, कि बंगाल और असम में मार्शल लॉ लगाने का ब्लूप्रिंट था, कि अगर सरकार गिर जाती तो फौज को पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना था। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सप्लाई लाइंस, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ। यानी सरकार खुद फौज को कह रही थी कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले। खुशकिस्मती हमारी ये रही कि इस प्लान को कभी अमल में लाया नहीं गया, या कहें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चीन ने अचानक एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया और वो लौट भी गए। आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले या इसके बाद कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं आया जब मिलिट्री ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने की सोची भी हो। सवाल है क्यों? नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लला, जिसमें आज जानेंगे कि क्यों भारत में कभी कू नहीं हुआ, तख्ता पलट सेना ने नहीं किया। दक्षिण एशिया का आप मैप अगर देखेंगे तो भारत के पड़ोसियों को गिनते जाइए, शायद ही ऐसा कोई देश मिले जहां सैन्य तख्ता पलट न हुआ हो। पाकिस्तान की कहानी जानते हैं आप, श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार में अभी भी चल रहा है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन तमाम देशों में कू के प्रयास हुए हैं, सफल और असफल दोनों तरह के। लेकिन भारत जैसा देश जहां नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट इतना अंतर है, आस पड़ोस हर दिशा में अस्थिरता रही है, युद्ध हुए हैं, प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, आर्थिक संकट रहा है, बावजूद इसके हिंदुस्तान की फौज ने कभी तख्ता पलट तो सोचिए, कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप की कोशिश भी नहीं की। और इसका श्रेय आर्मी के डिसिप्लिन को तो जाता ही है। लेकिन हम आज बात करेंगे उन तौर तरीकों की, उन लक्ष्मण रेखाओं की जो आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश की गई और जिनके चलते फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच हमेशा एक अंतर बना रहा, हेल्दी अंतर। साल 1947, आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का ऐलान भी हुआ। ज़मीन, नदियाँ, संपत्ति सब कुछ बांटा जा रहा था और इसी बंटवारे की मेज़ पर थी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फैसला हुआ कि इस सेना को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जाए। मोटे तौर पर दो हिस्से भारत को और एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलना था और बंटवारे का आधार धर्म ही था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में वाइसरॉय के घर पर देखने को मिला, जहां तैनात थी वाइसरॉय की पर्सनल गार्ड रेजिमेंट, द वाइसरॉयज बॉडी गार्ड, जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड बनी बाद में। बंटवारे के तहत इस यूनिट का भी बंटवारा हुआ। एक लिस्ट बनाई गई और धर्म के आधार पर मुस्लिम जवानों को पाकिस्तान जाने वाली यूनिट में और जाट, सिख और राजपूत जवानों को भारत में रहने वाले यूनिट में डाल दिया गया। ऑप्शन भी था, कोई ऑप्ट आउट करना चाहे कर सकता था। रातों रात एक ही झंडे को सलामी देने वाले साथी तो अलग अलग देशों के सिपाही बन गए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बंटवारे की बात थी, लेकिन जब इसी मिलीजुली सेना को बंटवारे की हिंसा रोकने के लिए ज़मीन पर उतारा गया तो नतीजा भयानक निकला। पंजाब में दंगे रोकने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के करीब 50,000 सैनिक थे, जिनके ऊपर एक अंग्रेज कमांडर था। कागज पर ये न्यूट्रल फोर्स थी, लेकिन जमीन पर बुरी तरह फेल रही। दंगे शुरू हुए तो कई सैनिकों की वफादारी वर्दी से ज्यादा उनके धर्म के प्रति नजर आई।
फोर्स को 1 महीने के अंदर ही भंग किया गया और इस नाकामी ने भारत के नेताओं को एक कड़वा सबक सिखाया कि सेना को देश के अंदरूनी राजनीतिक और धार्मिक झगड़ों से हर हाल में आइसोलेटेड रखना पड़ेगा। इसके बाद भी हालांकि एक और दिक्कत थी। सवाल था कि सेना इंडिया की थी, लेकिन क्या ये इंडियन सेना थी? सेना अपने अंदर कई और बंटवारे भी लिए हुए थी, जिन्हें अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से बनाया था। बड़े कनिंग लोग थे। पहला उदाहरण था अंग्रेजों की मार्शल रेसेस थ्योरी। अंग्रेजों का मानना था कि भारत में कुछ ही कौमें लड़ाकू हैं, जैसे सिख, गोरखा, राजपूत, पठान, जाट। उन्होंने सेना में इन्हीं कौमों के लोगों को भारी संख्या में भर्ती किया और उनकी अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई, सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स वगैरह वगैरह। इसका नतीजा ये हुआ कि एक सैनिक की पहली वफादारी भारत नाम के किसी देश से नहीं, बल्कि अपनी रेजिमेंट, अपनी पलटन और अपनी कौम से होने लगी। सेना को जानबूझकर आम जनता और जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उनसे दूर कंटोनमेंट में एक अलग दुनिया में रखा गया था। सेना के अंदर दूसरा बड़ा बंटवारा था ऑफिसर्स के बीच, यानी क्लास का बंटवारा। भारतीय अफसर दो श्रेणियों के थे। पहले थे KCIOs, किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर्स। ये इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट में ट्रेनिंग लेते थे, अंग्रेजी कल्चर में पले बढ़े थे और खुद को भूरा साहब समझते थे। दूसरे थे ICOs, इंडियन कमीशन ऑफिसर्स, जिन्हें देहरादून में ट्रेनिंग मिलती थी। जो ICOs होते थे उन्हें KCIOs और अंग्रेज अफसर दोनों ही कमतर समझते थे। कुल मिलाकर इन तमाम कारणों के चलते इंडियन फौज एक जटिल और बटी हुई कॉलोनियल विरासत थी, जिस पर नेहरू और पटेल जैसे नेताओं को एक नए लोकतांत्रिक भारत की सेना की इमारत खड़ी करनी थी। उन्हें पता था कि अगर इन दरारों को भरा नहीं गया तो लोकतंत्र की ये नई इमारत कभी भी ढह सकती है। एक चीज़ हम इसमें ऐड कर दें कि सेना का स्ट्रक्चर कितना भी बटा हुआ नजर आए, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये वो फोर्स थी जिसने दूसरा विश्व युद्ध जीता था। इसीलिए जो भारत में सिविलियन डिस्पेंसेशन था, उनके दिमाग में ये असहजता थी कि एक इतनी पोटेंट, इतनी केपेबल फोर्स को सिविलियन स्ट्रक्चर के नीचे कैसे लाया जाए, ये किस तरह से इंश्योर किया जाए कि एक विक्टर फोर्स दूसरे किसी एडवेंचर के बारे में नहीं सोचे, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करे। क्योंकि भारत ने एक बहुत ही पोटेंट फाइटिंग फोर्स को इनहेरिट किया था अंग्रेज़ों से। ये तय करना ज़रूरी था कि मिलिट्री हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत रहे। 1947 में इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे एक अंग्रेज, जनरल सर रॉब लॉकहार्ट। पुराने ज़माने के अफसर थे, उन्हें लगता था कि फ़ौज के मामले में आखिरी फैसला वो लेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक पेपर तैयार किया कि आज़ाद भारत की फ़ौज का ढांचा कैसा होना चाहिए। पेपर कैबिनेट की डिफेंस कमेटी को भेजा गया। अब लॉकहार्ट को लगा कि एक फॉर्मेलिटी है, वो साइन करके वापस कर देंगे, लेकिन जब फाइल वापस आई उस पर लाल स्याही से काट छाट की गई थी और ये काम किसी नेता ने नहीं, बल्कि एक सिविलियन ऑफिसर, डिफेंस सेक्रेटरी HM पटेल ने किया था। नए प्लान में कमांडर इन चीफ की सारी ताकतें छीन ली गई थी। अब उन्हें सीधे सरकार को नहीं, बल्कि डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना था। एक आर्मी जनरल एक बाबू को रिपोर्ट करेगा। अब लॉकहार्ट के लिए तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। वो इस नए सिस्टम में काम नहीं कर पाए और 5 महीने के अंदर इस्तीफा देकर वापस लंदन गए। ये सिर्फ एक जनरल का इस्तीफा नहीं था, ये एक पुराने सिस्टम का जनाजा भी था और एक नए ब्लूप्रिंट का ऐलान। संदेश साफ था कि इस देश में बंदूक हमेशा कलम के नीचे रहेगी। ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी लागू किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1948 में हैदराबाद के विलय के दौरान मिला। वहाँ के निज़ाम हिंदुस्तान में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। तब देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने ऑपरेशन पोलो के मिलिट्री कमांडर को बुलाया और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस काम को जल्द से जल्द और कम से कम खून खराबे के साथ खत्म किया जाना है। ये एक आत्मविश्वास से भरे राजनैतिक नेतृत्व का क्लियर ऑर्डर था, जिसका सेना ने प्रोफेशनल तरीके से पालन किया। जनरल लॉकहार्ट और हैदराबाद जैसे शुरुआती प्रकरणों ने जो मिसाल कायम की, उसे सरकार ने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में बदला। फिर 1947 से 1950 के बीच सिविलियन कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, कमांडर इन चीफ के ताकतवर पद को खत्म कर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 अलग अलग चीफ्स बनाए गए, चीफ ऑफ स्टाफ, ताकि ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेट न हो। कमांडर इन चीफ बना दिया गया राष्ट्रपति को, जो प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करेंगे। बजट से लेकर प्रमोशन तक हर फाइल को कंट्रोल करने के लिए फौज के ऊपर एक सिविलियन डिफेंस सेक्रेटरी को बैठाया गया। पहले पे कमीशन ने यह इंश्योर किया कि भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट की सैलरी टॉप जनरल से, यानी फुल जनरल, जो 4 स्टार जनरल होते हैं या एयर चीफ मार्शल होते हैं या एडमिरल्स होते हैं, उनसे ज़्यादा हो। इस ढांचे के बनने के करीब 1 दशक बाद जब जनरल KS थिमैया जैसे करिश्माई भारतीय ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने,
तब इस सिस्टम और सरकार के भरोसे का टेस्ट भी हुआ। किस्सा है 1957 का। प्रधानमंत्री नेहरू जनरल थिमैया के दफ्तर गए। उन्होंने जनरल की मेज़ के पीछे रखी एक स्टील की अलमारी देखी और पूछा कि इसमें क्या है। जनरल जवाब दिया कि पहले दराज में देश के रक्षा के प्लान हैं, डिफेंस प्लान्स हैं, दूसरे में टॉप जनरल्स की गोपनीय फाइलें हैं, और तीसरे दराज में क्या है, नेहरू ने पूछा। जनरल ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया कि सर, तीसरे दराज में आपके खिलाफ आर्मी कू का मेरा सीक्रेट प्लान है। कहते हैं कि नेहरू हंसे तो, लेकिन उनकी हंसी में थोड़ी घबराहट भी थी। अब ये बताने वालों की बातें हैं। अब ये घबराहट कुछ समय बाद सच भी साबित होती दिखी। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बीएन मलिक अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू में लिखते हैं कि एक रात उन्हें खबर मिली कि सेना की एक टुकड़ी बिना इजाज़त दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने घबराकर प्रधानमंत्री नेहरू को फ़ोन किया और तख्ता पलट की आशंका जता दी, जिसका शक उन्होंने जनरल थिमैया पर जताया। दिल्ली में हड़कंप मचा। हालांकि बाद में पता चला कि ये एक गलत फहमी थी। ऐसा एक और बार हो चुका है। कब? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब तख्ता पलट तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने सरकार के मन में ये बात और पक्की कर दी कि उन्होंने 10 साल पहले जो सख्त नियंत्रण वाला ढांचा बनाया था वो सही था और उसे बनाए रखना ज़रूरी था। ये वो ढांचा था जिसने तय किया कि सेना हमेशा लोकतंत्र की खींची हुई लक्ष्मण रेखा के अंदर ही काम करेगी। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि फौज हमेशा उसके नियंत्रण में रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये जो शेर है उसने इस नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश की? यहीं से शुरू होती है कहानी फौज के ईथॉस की। मॉडर्न ईथॉस जो इंडियन आर्मी का है, उसका कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई 1959 में। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे नाजुक पलों में से एक था, जब सिविलियन कंट्रोल और आर्मी के प्रोफेशनलिज्म दोनों की परीक्षा हुई। एक तरफ थे आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया, 1948 की जंग के हीरो थे, अपने सैनिकों के बीच भगवान की तरह पूजे जाने वाले और जनता के बीच भी बहुत लोकप्रिय, परफेक्ट सोल्जर। दूसरी तरफ थे रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन, नेहरू के करीबी दोस्त, दिमाग से बहुत तेज लेकिन उतने ही अड़ियल और फौज को शक की नज़र से देखने वाले। मेनन ने रक्षा मंत्री बनते ही फौज के कामकाज में दखल देना शुरू किया। जनरल थिमैया ने कई बार प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिर में एक मीटिंग में मेनन से तीखी बहस के बाद जनरल थिमैया ने रिजाइन कर दिया। अब ये खबर आग की तरह फैली। सबको लगा कि अब सरकार और फौज आमने सामने आ गए। नेहरू ने तुरंत इंटरवीन किया। उन्होंने थिमैया को देश का वास्ता दिया और रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए मनाया भी। थिमैया माने, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं है। कुछ दिन बाद नेहरू ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर भाषण दिया। सबको उम्मीद थी कि वो बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन नेहरू ने अपने दोस्त कृष्ण मेनन का साथ दिया। उन्होंने भरी संसद में कहा कि आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ छोटी मोटी बातों पर इनका डिसएग्रीमेंट है। उन्होंने जनरल थिमैया के एक्शन को भी गलत ठहराया। ये एक जनरल के लिए बेइज्जती की तरह था। इंडियाज वॉर्स और मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971 में अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा कि ऐसा कुछ अगर पाकिस्तान या बर्मा में होता तो पक्का तख्ता पलट होता। लेकिन जनरल थिमैया ने क्या किया? कुछ नहीं, अपना काम करते रहे। फौज ने क्या किया? कुछ नहीं, वो भी अपना काम करती रही। अंदर अंदर गुस्सा था, लेकिन सब शांत रहे। क्यों? क्योंकि फौज के ईथोस में, उसके सैनिक धर्म में चुनी हुई सरकार के खिलाफ जाना लिखा ही नहीं है। थिमैया के किस्से ने दिखाया कि फौज हुक्म मानना जानती है, एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करना समझती है। लेकिन 6 साल बाद 1965 की जंग ने दिखाया कि फौज ये भी जानती है कि कौन सा हुक्म मानना है, कौन सा नहीं मानना है। सितंबर 1965 पाकिस्तान से जंग अपने चरम पर थी। पाकिस्तानी टैंक अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे और दिल्ली में बैठे आर्मी चीफ जनरल जे.एन. चौधरी को लगा कि हालात हाथ से निकल भी सकते हैं। तो उन्होंने वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को ऑर्डर दिया कि अपनी फौज को ब्यास के पीछे ले आओ, यानी ईस्ट ऑफ ब्यास। इस ऑर्डर का मतलब था कि अमृतसर, तरन तारण और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में जो कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, उन्होंने अपने ही चीफ का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। अब ये म्यूटनी नहीं थी, ये एक सैनिक का अपने सबसे बड़े धर्म को निभाने का फैसला था कि देश की रक्षा, एक प्रोफेशनल डिसीजन ही था। ये किस्सा बताता है कि सेना का इथॉस अंधी गुलामी नहीं, बल्कि देश के प्रति एक गहरी वफादारी का है। ऐसा एक उदाहरण 1971 का है, जब जनरल सैम मानेकशॉ ने, तब वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को साफ साफ बताया कि जंग लड़नी है या नहीं लड़नी है ये आपका डिसीजन होगा, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन जंग कब लड़नी है ये एक मिलिट्री डिसीजन होना चाहिए।
और एक सख्त प्रधानमंत्री ने, एक मजबूत प्रधानमंत्री ने उनकी इस प्रोफेशनल एडवाइस का सम्मान किया। सैम मानेकशॉ को टाइम दिया गया प्रिपेयर करने के लिए। इस मिलिट्री एथॉस से इस सवाल का जवाब निकलता है जो हमने शुरू में पूछा था कि भारत में क्यों कभी तख्ता पलट नहीं हुआ। आदित्य सोंधी अपनी किताब पोल्स अपार्ट द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड पाकिस्तान में पूर्व आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी के विश्लेषण का जिक्र करते हैं। जनरल राय चौधरी इस सवाल के जवाब में 3 मेन रीजंस देते हैं। पहला, फौज का गैर राजनीतिक डीएनए। अंग्रेजों के समय से ही सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखने की परंपरा थी। ये परंपरा आज़ादी के बाद भी जारी रही, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज चल रहा है काम। सेना का रेजिमेंटल सिस्टम भी इसका एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ एक सैनिक की वफादारी अपनी पलटन के प्रति होती है प्राथमिक रूप से। दूसरा कारण, देश का मजबूत लोकतंत्र। भारत में शुरू से ही एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था रही है। कभी ऐसा राजनीतिक खालीपन नहीं आया कि फौज को आकर उसे भरना पड़े, और हमेशा जो ट्रांजिशन रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर रहा है, वो इंडिया में पीसफुल रहा है। कई बार ऐसे इलेक्शंस हुए हैं कि एक धारा से दूसरी धारा की पार्टी ने इलेक्शन जीता है और जो ट्रांसफर ऑफ पावर था पूरी तरह से स्मूथ रहा। तीसरा कारण, फौज का विशाल आकार और विविधता। भारतीय सेना इतनी बड़ी और अलग अलग धर्म जातीय क्षेत्र के लोगों से बनी है कि चंद लोग मिलकर कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र यहाँ नहीं रच सकते, रचेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। ये एक भारतीय फौजी का व्यू पॉइंट है। अब इस मामले में एक दिलचस्प नज़रिया आपको बता दें जो पड़ोस से आता है। स्टीफन पी कोहेन अपनी किताब द इंडियन आर्मी इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन में एक दिलचस्प थ्योरी का जिक्र करते हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री सर्कल्स में सुनाई जाती है। इसके मुताबिक, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के मुताबिक, भारतीय सेना का चरित्र हिंदू है जो हायरार्की को मानता है। इसके उलट वो अपनी फौज को इस्लामिक चरित्र का बताते हैं, यानी एक ऐसी फौज जो एक मजबूत लीडर में यकीन रखती है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती और जब कौम खतरे में हो तो सीधे एक्शन लेती है। अब जिसके भी दिमाग से थ्योरी निकली हो, उन्हें भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री को कंपेयर करके देखना चाहिए कि जिस भी थ्योरी को, जिस भी लॉजिक को आपकी आर्मी फॉलो कर रही है, उसने आपको क्या दिया है। भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। आर्मी में आप देखेंगे 7 कमांड्स हैं, एयरफोर्स में 7 कमांड्स हैं, नेवी में आएंगे तो अलग अलग सी बोर्ड की अपनी अपनी फ्लीट्स हैं। इतने सारे संगठन, चाहे वो हायरार्किकल हों, साथ आकर के किसी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने, बहुत ही अनलाइकली है। भारत में सेना का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम करना और राजनीति से दूर रहना, ये सिस्टम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। मिलिट्री हिस्टोरियन अनित मुखर्जी अपनी किताब द एब्सेंट डायलॉग में तर्क देते हैं कि फौज और सिविल प्रशासन के बीच दूरी बनाने के चक्कर में एक नुकसान ये हुआ कि दोनों के बीच सामंजस्य में दिक्कतें आई। सिर्फ दिक्कत नहीं आई, ट्रांसपेरेंसी भी कम हुई। अनित अपनी किताब में हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का एग्जाम्पल देते हैं। 1962 की चीन से हार के बाद हार की वजहों की जांच के लिए सेना के 2 ऑफिसर्स ने यह रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, लेकिन इसे कभी पूरी तरह पब्लिक किया ही नहीं गया। एक कारण ये बताया जाता है कि इसमें सिर्फ सेना की ही नहीं, बल्कि उस समय के राजनीतिक और नौकरशाही के स्तर पर हुई बड़ी गलतियों का भी जिक्र था। इस रिपोर्ट का पब्लिक होना सेना और सरकार के बीच पारदर्शिता की कमी और एक गहरे अविश्वास को दिखाता है। असमंजस की स्थिति का नुकसान कई बार ग्राउंड पर भी दिखा। 1987 में जब भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी तो यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक और नौकरशाही के स्तर पर लिया गया। सेना को इस मिशन के असली मकसद दुश्मन यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे की ताकत और वहाँ के भूगोल के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बहुत कम जानकारी दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि भारत की खुफिया एजेंसी RNAW, जो सालों से लिट्टे को ट्रेनिंग और मदद दे रही थी, उसने अपनी कोई भी खुफिया जानकारी सेना के साथ साझा नहीं की। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। नतीजा, भारतीय सेना लगभग अंधी होकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ने पहुंच गई जिसे उसने खुद ही ट्रेन किया था। सैनिकों को यह तक नहीं पता था कि जिस इलाके में वो जा रहे हैं वहां लिट्टे ने कितनी बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। इस संवाद की सीधी कीमत 1000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहीद होकर चुकाई। अब जो डायलॉग की एक कमी है सिर्फ अलग अलग संस्थाओं के बीच की नहीं है, सेना के अंदर भी दिक्कत पैदा करती है। एक एग्जाम्पल है अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर दशकों से चली आ रही लड़ाई, जिसमें एक तरफ आर्मी है, एक तरफ है एयरफोर्स। अटैक हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ने वाले टैंक्स हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दीज मशीन्स बिलोंग टू लैंड। ये आर्मी के इस्तेमाल की मशीन से, लेकिन इंडिया में इस पर भी झगड़ा हुआ। होता क्या है,
जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपकी इन्फेंट्री मार्च कर रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। फिर भी दशकों तक भारतीय सेना और वायुसेना के बीच इस बात पर लड़ाई चलती रही कि हेलीकॉप्टर्स का कंट्रोल किसके पास जाएगा। फौज कहती थी कि हेलीकॉप्टर हमारे टैंक और इन्फेंट्री को कवर देने के लिए है, युद्ध के मैदान में पल पर रणनीति बदलती है, इसलिए इसका कंट्रोल हमारे पास में होना चाहिए था। दूसरी तरफ एयरफोर्स की लाइन थी कि हवा में उड़ने वाली हर चीज़ हमारी स्पेशलिटी है। नतीजा, डेकेड्स बीत गए, कोई फैसला नहीं हुआ। बीच में एक अजीब रास्ता निकला जिसमें हेलीकॉप्टर उड़ाते तो एयरफोर्स के पायलट्स थे, लेकिन कमांड जो जमीन पे आर्मी के कमांडर्स थे उनके पास रहती थी। अब ये एक बेहद बेढंगा सिस्टम था जो लड़ाई के लिहाज से एक बहुत इनएफिशिएंट अरेंजमेंट है। एक अच्छे सिस्टम में रक्षा मंत्री बैठकर ये तय कर सकते थे कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मॉडल है, लेकिन भारत में सिविलियन लीडरशिप ने दशकों तक इस झगड़े में पड़ने से परहेज किया क्योंकि उनके पास इस पर फैसला लेने की स्पेशलिटी या इच्छा शक्ति की कमी थी। वो ये भी चाहते थे कि हम फौज के इंटरनल नट्स एंड बोल्ट्स वाले मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। आर्मी भी रिस्पेक्ट करे बाउंड्रीज को, सिविलियन लीडरशिप भी रिस्पेक्ट करे, इसीलिए उनको लगा कि हमारा कुछ नहीं बोलना ठीक है। नतीजा क्या हुआ? सेनाएं सालों तक आपस में लड़ती रहीं और एक जरूरी सैनिक क्षमता का विकास रुका रहा। आखिर में 2012 में जाकर सरकार ने माना कि अटैक हेलीकॉप्टर्स का कंट्रोल आर्मी को मिलना चाहिए, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अपाचे आए तो एयरफोर्स को भी मिले और अब आर्मी के लिए भी आ रहे हैं। आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम का सबसे ठोस उदाहरण है भारत के रक्षा सौदों का इतिहास। कहानी आज़ाद भारत के सबसे पहले बड़े घोटाले 1948 के जीप स्कैंडल से शुरू होती है। उस वक्त पाकिस्तान से जंग हो रही थी कश्मीर में, सेना को जीप्स की ज़रूरत थी। तब ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर वीके कृष्णा मेनन सीधे उन्होंने एक विदेशी कंपनी से 2000 जीप्स का सौदा कर लिया। अब उन्होंने न तो प्रक्रिया का पूरा पालन किया और न ही सेना के एक्सपर्ट से सलाह ली। नतीजा क्या हुआ? जीप समय पर नहीं आई। जो 155 जीप्स आईं वो सेना के मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। ये पैटर्न दशकों तक चलता रहा। 90 के दशक में इंडिया में नई स्वदेशी राइफल बनाई गई इंसास। इसे डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया था। कागज़ पर एक आधुनिक राइफल थी, लेकिन कारगिल जंग के समय इस राइफल ने कई दिक्कतें पेश की। ठंड में मैगजीन ट्रैक होती थी, राइफल जाम होती थी, बर्स्ट मोड पर चली जाती थी। कारगिल की जंग ने इस सिस्टम की कई और परतें भी खोली। स्पेशली इंसास के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि डिज़ाइन में ये एक एक्सेलेंट वेपन था, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ये इंश्योर ही नहीं कर पाए कि दो इंसास राइफल्स लगी हैं तो उन दोनों के पार्ट्स आइडेंटिकल होंगे। हम कारगिल की बात कर रहे थे। उस वक्त जो किल्ड इन एक्शन थे, जिन सैनिकों ने अपने प्राण दिए, उनके शवों को लाने के लिए खरीदे गए ताबूतों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसे कॉफिन गेट के नाम से जाना गया। इस मामले में एक आखिरी पॉइंट और आता है, सैन्य सुधारों का लटकना। सबसे बड़ा उदाहरण है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन। सीडीएस का मतलब है एक ऐसा ऑफिसर जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच तालमेल बनाए और सरकार को एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर के रूप में सलाह दे। इसकी ज़रूरत 1962 की जंग के बाद से महसूस हो रही थी। 1999 की कारगिल के जंग के बाद जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी, उसने फिर से बनाने की सिफारिश की, लेकिन फिर भी ये पद बनाने में 20 साल और लगे। क्यों? मुख्य वजह राजनीतिक और नौकरशाही के स्तर पर एक डर था। डर कि तीनों सेनाओं की ताकत एक फौजी अफसर के हाथ में देना खतरनाक हो सकता है। फिर सीडीएस का पद जब बना तब कहा कि थिएटराइज करेंगे, लेकिन ऐलान के बाद से अब तक थिएटराइजेशन आकार नहीं ले पाया है। तो कहानी कहाँ कर रुकती है? भारत ने दुनिया के सामने सिविलियन मिलिट्री संबंधों का एक यूनिक लेकिन सफल मॉडल पेश किया है। संस्थापकों द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट और सेना के अपने पेशेवर ईथॉस ने मिलकर लोकतंत्र को सुरक्षित रखा, जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी रहा कि सेना और सरकार के बीच संवादों की कमी ने सैन्य सुधारों को धीमा किया और रक्षा तैयारियों पर भी असर डाला। आज 21वीं सदी में भारत के सामने चुनौती तख्ता पलट को रोकने की नहीं है। आज असली चुनौती ये है कि सिविलियन कंट्रोल के मूल सिद्धांत को बनाए रखते हुए सेना और सरकार के बीच एक बेहतर डायलॉग कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, और ये बेहतर डायलॉग इस्टेब्लिश करते हुए सेना को पॉलिटिक्स से आइसोलेट कैसे किया जाए, क्योंकि एक चिंता वो भी है कि कुछ सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी सेना और ज़्यादा प्रभावी और आधुनिक बन सके, और मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से हम इसे एक गिनते हैं। अलिफ लैला का ये एपिसोड कमल ने लिखा था और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।